सोहित, अब ये देखना होगा कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो गोवा में तो पहुंच गया है, वहां से उनकी किस तरह की वापसी होती है और किस तरह से इस सरकार में वो शामिल होंगे, किस नाम पे वो शामिल होंगे, इस पे कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल, मेरी लगातार कोशिश है कि कोई भी उनके गुट में से बात कर सके। 50 लोग उनके पास मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल कोई बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसकी लगातार कोशिश मैं कर रहा हूं कि आगे की रणनीति क्या है। लेकिन आप ये समझ लें कि उनको ये अभी जो आगे की रणनीति होगी वो फडणवीस ही तय कर रहे हैं। हमें पहले से ही पता है कि इस सबके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी और फडणवीस पहले दिन से है। ये पर्दे के पीछे सबको पता है कि ऐसा हो रहा है। तो आगे की भी रणनीति अब फडणवीस की ओर से ही तय की जाएगी कि कब जाना है, कब मिलना है, किस तरह से उन्हें महाराष्ट्र या मुंबई में लाना है। फिलहाल तो उनके ऊपर कोई शिवसैनिक इतना आक्रामक नहीं होगा जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा है, लेकिन आने वाले 2.5 साल उनके लिए आसान नहीं होगा। और जैसा कि आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है कि वो किस पार्टी से शामिल होंगे, इस पर सवाल बरकरार रहेगा। ये देखना होगा कि वो अब भी खुद को शिवसैनिक कह रहे हैं। कल तक मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है। परसों हमें सदा सरवणकर ने कहा था कि 2 दिन में हम लोग मुंबई आ रहे हैं। कल ही कहा था, माफ कीजिएगा, कल ही उन्होंने कहा था कि 2 दिन में हम मुंबई आ रहे हैं। उसे भी हमने ब्रेक किया था। तो तैयारी तो इसकी थी, उन्हें पता था कि अदालत में जाएंगे, अगर उनके फेवर में आता है तो वो मुंबई आएंगे, इसलिए वो गोवा भी पहुंचे हैं कि गोवा से मुंबई वो जल्दी पहुंच जाए। लेकिन अब जब फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा है तो सरकार की स्थापना की जानी है। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में हमने देखा था कि सरकार स्थापना में समय लगा था, जब फडणवीस की सरकार गिर भी गई थी अजित पवार के साथ 3 दिन वाली, तब भी कुछ समय लगा था, क्योंकि कई चीजों का निर्णय करना होता है। मंत्री पद किसे कितना मिलेगा, कौन किस तरफ रहेगा, किसे क्या कुछ दिया जाएगा, आगे की रणनीति क्या होगी, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो इसकी भी इनको डिस्कशन करना होगा। हो सकता है उन्होंने ये पहले तय भी कर लिया हो, लेकिन ये सारी चीजें तय करने के बाद ही वो जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, अपने आंकड़ा देंगे और बताएंगे कि हम सरकार स्थापित कर सकते हैं, जिसके बाद ये आगे की चीजें बढ़ेंगी। अभी अभी राजभवन एक बार फिर से रेनोवेट हुआ है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब राजभवन में से प्रधानमंत्री ने बात की थी। तब उद्धव ठाकरे स्टेज पर बैठे हुए थे प्रधानमंत्री के पास में बतौर मुख्यमंत्री, और देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए थे बतौर विरोधी पक्ष नेता। 2 हफ्ते के भीतर चीजें बदल गई है। अब हो सकता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं, लेकिन उनके खेमे से या एकनाथ शिंदे के खेमे से कोई बतौर मुख्यमंत्री वहां पर जाके शपथ ले सकता है। तो राजभवन जो नया नया बना है महाराष्ट्र में, जो काफी पिछले 2.5 साल में अहम रहा है, हमने देखा है कि राज्यपाल कितना अहम रहा है पिछले 2.5 साल में। सुबह 8 बजे शपथ कराना हो या एक दिन पहले अगर कह दिया जाता है कि इनके पास आंकड़े नहीं है तो उन्हें जो फ्लोर टेस्ट की बात राज्यपाल की ओर से कहा जाता है, या 12 जो विधान परिषद के विधायकों की सूची दी जाती है उन्हें 1.5 साल से स्वीकार नहीं किया जाता है। तो राज्यपाल के पास कितनी ताकत है ये भी महाराष्ट्र की राजनीति ने पिछले 2.5 साल में हम सभी को समझाया है। तो अभी राज्यपाल के पास ये लोग कब जाते हैं और आगे कब सरकार के लिए अपना दावा पेश करते हैं, ये आज सबसे अहम है। लेकिन जिस तरह से अभी बीजेपी खेमे से 48 तस्वीरें सामने आई हैं, 48, तो उससे आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से है, बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट या कितनी तैयार थी। इतने सारे वीडियोस और फोटोज आने का मतलब यही है कि बीजेपी की ओर से तैयारी पूरी है। अब तो उनके सारे विधायक भी मुंबई में हैं, तो हो सकता है कि ये भी आने वाले समय में जल्द से जल्द वो करें, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि एक बार फिर से जो शिवसेना के विधायक हैं उनमें से कोई फूटे या उद्धव ठाकरे के पास जाए। हालांकि इसकी अब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि 15 से 16 विधायक उनके संपर्क में हैं, और हमने देखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे चीजें बदली है, तो ये बात तो फडणवीस को भी पता है। इसलिए वो ज्यादा देरी नहीं करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अपना दावा पेश किया जाए और सरकार को स्थापित किया जाए। और इसके लिए भी उनकी ओर से जल्द मूवमेंट करने की बात की जा सकती है। ये भी संभव हो सकता है कि कल ही बीजेपी के लोग राज्यपाल के पास पहुंचे, सुबह भी पहुंच सकते हैं। फडणवीस का रिकॉर्ड भी रहा है सुबह राजभवन में मौजूद होने का। बिल्कुल, और ये लगातार अब मैं देख रही थी उन लोगों की बाइट्स आने लगी हैं जो अपना भविष्य तलाश रहे हैं या जो चाहते हैं कि किसी तरह से जो ये नई सरकार बनेगी उसमें उनकी जो भी शिरकत हो। तो ये अब लगातार अब हमें देखना होगा कि उन लोगों की बाइट्स अगर हम दिखा सकें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को वो प्रतिक्रियाएं दिखाने की। दूसरी बात, मैं सोहित आपसे लगातार एकनाथ शिंदे की बात इसलिए भी समझना चाह रही थी कि जो वापसी उनकी होगी, क्या उसके बारे में कुछ डिटेल्स मिली है, क्या वहां से कोई दृश्य आए? क्योंकि बीजेपी की आपने बोला 48 तस्वीरें आई। बीजेपी तो अपने आप पे हर समय एक चुनाव समाप्त होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी
में शुरू कर लेती है, उसको एक इलेक्शन मशीनरी की तरह पे कहा जाता है। और कभी भी एकदम हथियार नहीं डालती है बीजेपी, जिस तरह से उनकी तैयारी रहती है। दूसरी जो खेमा है वहां से वहां पे किस तरह की तैयारी है, या कुछ मोल भाव की वो स्थिति में होंगे या नहीं, इस बारे में आपका क्या आंकलन? जी देखिए, मोल भाव तो पहले ही हो चुका होगा, जिसके बाद ही इतना बड़ा कदम उठाया गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले मंगलवार को एकनाथ शिंदे सूरत पहुंचे थे। सोमवार को क्योंकि विधान परिषद का चुनाव होना था, तो हम सभी विधान भवन में मौजूद थे। तब एकनाथ शिंदे से मेरी मुलाकात हुई थी और मैं उनसे जिस तरह से एक पत्रकार बात करता उसी तरह से पूछ रहे थे कि आज का क्या आकलन है, आप लोगों को क्या लग रहा है। और मैंने कहा था कि इसके ऊपर अगर आपसे चर्चा करना हो कि क्या कुछ हो रहा है इस राज्य में, कब मिले, तो उन्होंने कहा एक हफ्ता मैं व्यस्त हूं, उसके बाद तुमसे मुलाकात करता हूं। यानी तब उनको तो उससे पहले ही पता होगा, लेकिन जब अगले दिन वो सूरत पहुंचे तब मुझे पता चला कि ये खेल कितना बड़ा है। तो ये मोल भाव और बाकी सारी चीजें तो पहले ही हो गई होंगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि वो लोग कब वापस आते हैं। अब तक उनकी ओर से कोई अपडेट नहीं आया है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि उनसे कोई बातचीत करें, लेकिन अब एकनाथ शिंदे जब वापस आते हैं तब आगे किस तरह से इसे लेकर जाया जाएगा, ये देखना अहम होगा। और जिस तरह से आप फडणवीस की बात कर रहे हैं, ये काफी अहम है, क्योंकि फडणवीस, आप देखिए 2019 से पहले माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस वापस आएंगे, और शिवसेना और बीजेपी को उस समय जो वोट्स हैं वो मिले भी थे कि वो आराम से सरकार बना सकते हैं। ये 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर जो सारी चीजें हों, और 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस के या बाकी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में गए थे। राधाकृष्ण विखे पाटिल एक समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, वो विरोधी पक्ष नेता थे, वो उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था। ऐसे कई, आपको चित्रा वाघ जो हैं वो एनसीपी के थी, काफी बड़ी नेता थी। ये माना जाता था कि अगर सरकार बनती या वो एनसीपी में होती तो उन्हें मंत्री बनाया जाता, वो बीजेपी में गई थी। ऐसे कई लोग गए थे, हमने उस समय भी कई स्टोरीज की थी। तो क्या इन्हें भी जगह मिलती है इस मंत्री जब जो पूरा एक नया सरकार बनेगी उसमें क्या इन्हें जगह मिलती है? कई लोग नाराज होंगे, जिनसे वादा किया जाएगा, तो नाराज तो अब भी लोग होंगे, क्योंकि हर किसी को तो आप मंत्री बना नहीं पाएंगे। साथ ही साथ जिस तरह से कहा जा रहा है केंद्रीय दबाव भी है, ये आपको मानना पड़ेगा और ये समझना होगा कि पिछले साल ही प्रताप सरनाईक, थाने से ही शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था जब ये मॉनसून सेशन चल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ईडी का, सीबीआई का, और ऐसे में अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं, तब वो बतौर शिवसेना के विधायक उन्होंने उद्धव ठाकरे को 1 साल पहले लिखा था कि अगर हम बीजेपी के पास जाते हैं तो हमें इस तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईडी का दबाव था। प्रताप सरनाईक के घर पे ईडी के छापेमारी हुई थी। यशवंत यादव के घर, जो बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के हेड हैं, जहां पर शिवसेना पिछले 25 साल से सत्ता में है, उनकी पत्नी विधायक हैं यामिनी यशवंत यादव, वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ मौजूद हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजें हैं। किसी पर ईडी का दबाव की बात की जा रही है, किसी को मंत्री पद की बात की जा रही है। कहने के लिए जरूर आप कहें कि ये हिंदुत्ववादी की बात कर रहे हैं या फिर फंड नहीं मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा था तो 2.5 साल का इंतजार क्यों किया गया? तो चीजें, मेरा कहने का मतलब यह है कि चीजें पहले से तय की गई हैं कि किससे क्या फायदा है, और जिसे कोई फायदा नहीं हुआ या जिसे पता है कि उन्हें वो उस तरफ नहीं आएंगे, उनसे इन्होंने संपर्क नहीं किया। वो अब भी उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद है। अभी 15 से 16 विधायक उद्धव ठाकरे के खेमे में थे, लेकिन बाकी लोग वहां पर चले गए हैं। अलग अलग बातें उनसे की गई हैं। बीजेपी के पास खुद के 106 विधायक हैं। रवि राणा का अभी हम देख रहे हैं कि जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ हनुमान चालीसा से लेकर कई सारी चीजें करने की बात की, उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि मैंने लगातार उद्धव ठाकरे का विरोध किया तो मुझे कुछ मिले। ऐसे कई लोग अब आपको देवेंद्र फडणवीस के आगे पीछे जाते हुए या उनसे अपनी करीबी जो है वो रहे हैं, वो बताने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इन सभी को तो जरूर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकेगा, लेकिन ये नहीं हम मान सकते कि इसकी तैयारी बीजेपी ने नहीं की होगी या इसके ऊपर पहले से उन्होंने नहीं सोचा होगा कि आगे किस तरह से लिया जाए।